याद करवा दिया। ओके जी, तो आइडियल गैस जो है वो क्या चीज है? आइडियल गैस है कि आपके पास जिसका प्रेशर जो है और वॉल्यूम जो है जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू एन आर टी के प्रोडक्ट के बराबर आए, क्योंकि ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन थी। और सिंपली अगर मैं पी वी को डिवाइड कर दूं एन आर टी से या एन आर टी डिवाइडेड बाई पी वी कर दूं तो आंसर वन आना चाहिए। ये वन आप जानते हैं जो मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं कि इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इसको हम लोग यहां पर एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, यूनिटी फैक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब एक खास प्रेशर वॉल्यूम, यानी जो मर्जी प्रेशर हो, जो मर्जी वॉल्यूम हो और जो मर्जी टेम्परेचर हो, जब आप यहां वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर वन आना चाहिए। बट रियलिटी में क्या हो रहा है, ये आंसर कैन बी लेस देन वन और ग्रेटर देन वन। ये वैल्यू कम भी हो रही है, ये वैल्यू ज्यादा भी हो रही है। अब ये प्रॉब्लम एक्चुअली अराइज कहां से हो रही है? देखें, हमने आइडियल गैसेस में ये पोस्टुलेट कंसीडर किया था कि ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, ये जितना मर्जी करीब आ जाए इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हम रियलिटी ग्राउंड्स पे देखेंगे तो इसके नेगेटिव पोर्शन और उसका पॉजिटिव पोर्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ये सिनेरियो जनरेट होगा कि एक तरफ पॉजिटिव एंड और एक तरफ नेगेटिव एंड आ जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा सिनेरियो देखें तो उधर भी एक तरफ पॉजिटिव एंड और एक तरफ नेगेटिव एंड, जिसको हम पोलैरिटी इंडक्शन कह रहे हैं। इवन हीलियम का बहुत छोटा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलैरिटी सबसे कम आ रही है, स्टिल हम उसके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्चुअली वो तरीका है जिसके जरिए आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, इसका मतलब कोई भी दुनिया की ऐसी गैस नहीं है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, लेकिन होगी लाजमी। इसका मतलब मॉलिक्यूल जितने करीब होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूल जितने दूर होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी। अब मॉलिक्यूल करीब कब होंगे और दूर कब होंगे ये डिसाइड करेगा कि आपका जो गैस है वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। यानी आइडियल गैस कब बिहेव करती है? जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, इनमें कोई सुलह सफाई का चांस ही नहीं है, ये बहुत बुरी तरह लड़े हुए हैं हाई टेम्परेचर में, ये गुजर जाएंगे एक दूसरे के पास से। दूसरा प्रेशर लो है, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कि ये एक दूसरे के करीब आए, तो डेफिनेटली इनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, गुजर जाएंगे। तो आइडियल गैस क्या है? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर। लेकिन जब आप टेम्परेचर को लो करते जाते हैं और प्रेशर को हाई करते जाते हैं तो अब आपके पास प्रॉब्लम अराइज होती है कि गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती। और अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, देखें, मैंने जो फैक्टर है मेरा, यहां पर मैंने कर लिया अपना टेम्परेचर, ये प्रेशर लिया, और यहां मैंने कह दिया जो टेम्परेचर है फिक्स है वो है जी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 273 केल्विन, और प्रेशर को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एनआरटी से डिवाइड किया, जो आंसर 1 आ रहा है। सपोज मैंने ये उसकी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू एज्यूम कर ली। अब मैंने इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर वॉल्यूम पुट करके देखा तो मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी इस ग्राफ से। मेरे नाइट्रोजन की वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही थी, हाइड्रोजन और हीलियम की वैल्यूज भी फ्लक्चुएट कर रही थी। तो प्रॉब्लम यही कि ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है? दिस इज एक्चुअली द नॉन आइडियल बिहेवियर। अच्छा, टेम्परेचर को उन्होंने 0 डिग्री की बजाय टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया, लेट्स से उन्होंने टेम्परेचर को कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 373 केल्विन कर दिया हमने। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? अब जो हमारा ये यूनिटी फैक्टर है, अब वैल्यूज इससे इनहराफ करेंगी लेकिन कम करेंगी, क्योंकि मैंने बताया आइडियल है। अब देखें 100 पे मॉलिक्यूल करीब तो आएंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जिसका गैप बहुत ज्यादा आ रहा था, यहां पर ये देखें ना, ये जिसका गैप बहुत ज्यादा था उसका गैप कम हो गया। इसका मतलब मैं टेम्परेचर 200, 300, 400, 500, 600, 700 तो टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो ये गैप कम होता जाएगा, गैस आइडियल के करीब आती जाएगी। 100% तो आइडियल नहीं हो सकती लेकिन वो आइडियल के करीब आती जाएगी। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम बहुत करीब है आइडियल गैस के, लेकिन स्टिल वो आइडियल गैस नहीं हो सकते। तो व्हाई दे आर एक्चुअली डेविएटिंग फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन regarding to the study of gases for the non-ideal behavior of gases. So first of all, there is no force of attraction between the gas molecules. So why there is a force
बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बार बार, लंदन फोर्सेज जिनको इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कहा जाता है। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्सेज की वजह से प्रेशर पे फर्क क्या पड़ता है? इसको थोड़ा सा लेंथी इसलिए कह रहा हूं कि जरा ये थोड़ी कंसेप्चुअल चीज है, कई लोगों को इसका आइडिया नहीं होता, खास तौर पे हमारे वो बहन भाई जो मैट्रिक लेवल पे स्टडी पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इंटर के साथ जिनका टच कम है उनको इस चीज का थोड़ा सा कम आइडिया होगा। ये फर्ज करें एक वॉल है जिसके ऊपर एक मॉलिक्यूल आ रहा है और उसने टकरा के एक प्रेशर एक्सर्ट करना है। ये मॉलिक्यूल आया, वो इस वॉल पे टकराया, उसने इस वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपली प्रेशर। अब अगर ये मॉलिक्यूल, लेट सपोज एक और मॉलिक्यूल है जिसके साथ इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैं हाइपोथेटिकली ज्यूम कर रहा हूं कि जी ये मेरा मॉलिक्यूल है जिसके साथ इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका, तो डेफिनेटली ये अपनी फोर्स आएगा। लेट सपोज मैं कहता हूं जी इसकी फोर्स है 10 न्यूटन की, लेकिन इन केस के अगर इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ये इस तरफ जा रहा है और ये जो मॉलिक्यूल है ये इसको बैकवर्ड खींच रहा है, बैकवर्ड पुल लग रही है, तो अब इसका यहां टकराना मुश्किल हो जाएगा। आपने एथलीट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखा होगा कि वो पेट पे बेल्ट पहन के ना तो पीछे कोई वेट लटकाते हैं और फिर भागते हैं ग्राउंड्स में। तो ये चीज क्या है एक्चुअली कि उनका प्रेशर कम बनी, प्रेशर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है उस प्रेशर को अचीव करने के लिए। तो जब हमने बात की थी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। सो जब हम कभी गैस मॉलिक्यूल को आइडियली देखते हैं तो प्रेशर आइडियल इज नॉट इक्वल टू जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है प्लस द फैक्टर ऑफ रिड्यूस प्रेशर। ये है रिड्यूस प्रेशर कि इसकी फोर्स कम हो गई, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स ही कम हो गया तो अल्टीमेटली प्रेशर ही कम हो गया। तो ये प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस प्रेशर जो हमारे पास उसका है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पी बार इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ए इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर तो कॉजेज और डेफिएशन का ये हो गया। दूसरा पोस्टुलेट अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये एफएससी के अंदर भी हमें क्लियर नहीं होता, काफी तंग करता है ये वाला फैक्टर भी। कहते हैं जी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। अब एक्चुअल वॉल्यूम क्या है ये जरा मैं एक्सप्लेन कर लूं। देखें, ये एक मेरे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं कहता हूं मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, आप देख रहे हैं इनकी 1 2 3 4 5 6, ये एक दूसरे से बहुत दूर है। आपसे मैं पूछूं कि गैस कितने वॉल्यूम में मूव कर सकती है, तो आप कहेंगे भाईजान वो तो सारे गैस जिधर मर्जी मूव करे, वो इधर चली जाए इधर चली जाए, ये मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल इसके पास से गुजर जाएगा, ये मॉलिक्यूल इसके पास से यूं गुजरता जाएगा, सारा वॉल्यूम इनका ये हैप्पीजर्ड मूव करेंगे इधर उधर जहां इनका दिल करेगा। अब ये बात यहां तक तो समझ आती है। अच्छा, मैं अगर किसी को कहूं कि यार ये जो वॉल्यूम है, अब जो मैं वॉल्यूम हाईलाइट करने लगा हूं, जब ये पार्टिकल यहां से गुजर रहा होगा और ये पार्टिकल फर्ज करो यहां रुका हुआ है, तो जितना वॉल्यूम इस पार्टिकल ने कैप्चर किया हुआ है, क्या ये पार्टिकल इस वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम से तो नहीं गुजर सकता? तो आप कहेंगे सर जितना ज्यादा वॉल्यूम है इतने से वॉल्यूम को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं भी इग्नोर कर दूंगा, आप भी इग्नोर कर देंगे। तो हम कहते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस मॉलिक्यूल ने जितना जितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है वो इतना छोटा है, इतना थोड़ा है कि हम उसको टोटल अवेलेबल वॉल्यूम की निस्बत क्या कर देंगे, हम रिलैक्स, हम कहेंगे कोई बात नहीं यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बंदे के पास 10 करोड़ रुपए और वो कहे मेरे 10 रुपए गिर गए हैं, तो वो बॉदर ही नहीं करेगा, 10 करोड़ में 10 रुपए की कोई अहमियत नहीं है। तो हम कहेंगे कि इतना छोटा पार्टिकल है कि उसकी मूवमेंट, यानी उसका जो अपना उसने वॉल्यूम, क्योंकि गैस का भी तो अपना एक वॉल्यूम है ना, तो गैस का वॉल्यूम इग्नोर करना है एक्चुअली, ये पोस्टुलेट था। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ये यहां पर तो अप्लाई हो सकता है। लेकिन फर्ज करें मैं कहता हूं जी इन सारे मॉलिक्यूल्स को मैंने इकट्ठा करके इस किनारे पे बंद कर दिया और गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा जी इतना वॉल्यूम बीच में से अवेलेबल नहीं है, यानी फर्ज कर लेंगे 10 रुपीज है आउट ऑफ 10 करोड़, तो मैं कहूंगा जी 10 करोड़ में से 10 रुपए मैं इग्नोर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सबको कैप्चर करके एक जगह कर दिया जाए। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं हाई प्रेशर की, अब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की बात आ रही होगी तो इसके ऊपर देखें वॉल्यूम ये है,
लेकिन अवेलेबल वॉल्यूम ये नहीं है। ये आप लोगों ने जरा ख्याल रखना है कि अब जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर कम कर दिया तो पहले पूरा ऑक्यूपाई हो सकता था, अब आपके पास वॉल्यूम ही कम रह गया। देखे ना, आपने प्रेशर एक्सर्ट किया, ओ माय गॉड ये सीधा क्यों नहीं गया, आपने प्रेशर एक्सर्ट किया इसके ऊपर, और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से इसका वॉल्यूम जो पहले पूरा था अब वो कम हो गया। अब अगर मैं कहूं कि मैं एक गैस के इन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को इग्नोर कर दूं, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बंदे के पास 10 करोड़ है, 10 रुपए इग्नोर कर देगा, उसके पास है ही 100 रुपया, और वो कहे जी मैं 10 रुपए इग्नोर कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जब बहुत दूर है गैस के मॉलिक्यूल तब तो ये पॉसिबल है, लेकिन जब वो करीब है तब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो आपसे पूछे कि जी कितनी गैस मूव करेगी, तो हम कहेंगे वो इजीली मूव नहीं कर सकती। उसकी मूवमेंट कितनी होगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई द गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट अवेलेबल फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, तो हम कहेंगे कितना फ्री है। वॉल्यूम फ्री जो है हमारे पास वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ वेसल है, ठीक है, जो हमारे पास फ्री है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो अगर मेरे पास एक मोल मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो मैं कहूंगा ये वी फ्री है, जिसको आपने वी कह दिया, वी वेसल को मैंने वी वी लिख दिया, और ये बी क्या है एक्चुअली, ये वाला ये पॉइंट ये है बी। यहां पर तो इस वॉल्यूम के निस्बत बी को इग्नोर किया जा सकता है, यहां पर बी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास वी वी माइनस बी आ गया, और ये ठीक हो गया, वी फ्री इज इक्वल टू वी, मैंने कह दिया, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम है। अच्छा एक और बात याद रखें, जब एक मॉलिक्यूल, ये देखें ये मॉलिक्यूल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने ये चीज एक्सप्लेन करनी है, बी इज इक्वल टू 4vm। ये भी हमसे बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो काफी प्रॉब्लम होती है इंटर लेवल पे, क्योंकि इंटर लेवल पे उसने इसको जस्ट मेंशन किया हुआ है, उसने डिटेल नहीं लिखी हुई इसकी। ये देखिएगा, ये मेरे पास एक गैस का वॉल्यूम है, एक पार्टिकल है गैस का, जब इससे दूसरा गैस का पार्टिकल आके टकराएगा, ये वाला, अब फर्ज करें ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए हैं, जब मॉलिक्यूल्स करीब होंगे तो एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे। अब जब ये एक दूसरे के साथ टकराए हैं तो जितनी देर तक ये एक दूसरे से टकराते रहे हैं या टकराए रहे हैं, उतनी देर तक ये तीसरा गैस मॉलिक्यूल यहां से नहीं गुजर सकता। जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है, आई रिपीट, ये इधर है और ये इधर है, तो ये वाला मॉलिक्यूल इसके बीच में से क्रॉस कर सकता है, ये मॉलिक्यूल यहां से क्रॉस कर सकता है इजीली, क्योंकि वो टकरा के गुजर जाएगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं तो उनका कोलिजन बढ़ जाता है, उनके दरमियान जब कोलिजन बढ़ जाता है तो ये कितना हो जाता है, ये बी की वैल्यू ऑलमोस्ट 4vm है, यानी 4 गुना तक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हम लोग। उसकी रीजन क्या है कि ये जो एक पार्टिकल गुजरना है, जिसकी मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं, वो इसके अंदर से इसके पास से नहीं गुजर सकता, एक इसका वॉल्यूम और एक इसका वॉल्यूम। तो ये 4 गुना तक इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस पे अप्लाई की गई हैं। तो हम कहते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल ने स्पेस घेरी हुई है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहां पे है, ठीक है, और तीसरा मॉलिक्यूल कोई यहां से गुजर रहा है, मैं दोबारा ये बना रहा हूं, तो तीसरा मॉलिक्यूल कोई यहां से गुजर रहा है, तो वो मॉलिक्यूल इन दोनों के दरमियान में से पास कर सकता है। इस मॉलिक्यूल के लिए ये दोनों इशू नहीं कर रहे, लेकिन जब ये टकरा गए हैं एक दूसरे से, बार बार टकरा रहे हैं, तो तीसरे की मूवमेंट को रिटार्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल से 4 गुना ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, वीएम उसका एक्चुअल वॉल्यूम है एक मॉलिक्यूल का, लेकिन जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। ये कब होता है, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। बी आपका एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा जाता है। और ये कब ऑब्जर्व होगा, बी सिर्फ तब ऑब्जर्व होगा जब आपके पास लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, बी की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली इग्नोर कर देंगे। जी यहां तक इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम, कोई पार्टिसिपेंट अगर प्रॉब्लम है तो जी मैंने अनम्यूट किया आपको, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी।
आप पता नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, आवाज आ रही है बाकियों को मेरी? अल्लाह अकबर। चलिए, शायद आपका कोई माइक का इशू है। अगर और किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर मैं ना आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी, और ये गैस जब करीब होगी, तो फिर जब आप लोग रियल गैस इक्वेशन बना रहे हैं, तो फिर रियल गैस इक्वेशन को बनाते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फैक्टर्स नजर में रखने पड़ेंगे। ओके, ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं। और इससे ऑनवर्ड क्या है जी हमारे पास, रियल गैस इक्वेशन। अच्छा जी, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 2-3 साल के जो एग्जाम पेपर पढ़े हैं उनमें भी आया था। ये देखिए जी, P प्लस ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र वी माइनस एन बी, ये रियल गैस इक्वेशन है, क्योंकि आपने प्रेशर की भी करेक्शन की, वॉल्यूम की भी करेक्शन की। यहाँ से यूनिट्स ऑफ ए निकालेंगे आप लोग, तो ए का यूनिट कैसे निकलेगा, पी बार इज इक्वल टू ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र है, तो आप ए का यूनिट निकाल लेंगे, पी मल्टीप्लाई बाय वी स्क्र डिवाइडेड बाय एन स्क्र, प्रेशर इन एटीएम, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब होल स्क्र, ये नॉन एसआई यूनिट है, डिवाइडेड बाय मोल, तो ये आपके पास एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल आ जाएगा। और ये आपके पास इसका, अगर आप न्यूटन मीटर में ले रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल उसको लेके चल रहे हैं, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ बी है, तो वॉल्यूम ऑफ बी भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें हमें कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, बस आपने इनके यूनिट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये यूनिट्स पूछे जाते हैं, डेसीमीटर क्यूब पर मोल या मीटर क्यूब पर मोल। ये आपके पास है कि मैंने इक्वेशन भी इसके साथ दे दी है। अच्छा जी, अब ये वैलिडिटी ऑफ वंडर वॉल्स इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड क्या कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स वन कर दिया, P प्लस ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र था, मैंने एन को वन कर दिया, एन को वन कर दिया, और यहां भी एन को वन कर दिया इस इक्वेशन में। अब इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में, तो देखें पी वी मल्टीप्लाई बाय, मतलब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है मैंने इन दोनों इक्वेशंस की। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ज्यादा इशू आएगा। तो जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे, तो आपके पास ये जो फॉर्म बन गया, ये है इक्वेशन 1, ये मैंने यहां पे लिखी है। अब अगर तो प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाए, एट वेरी 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 लो प्रेशर, याद रखिएगा हम जो फैक्टर पढ़ रहे हैं, पीवी ओवर आर टी, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो हमारी गैस आइडियल हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि हम पीवी ओवर आर टी को 1 के कितना करीब ला सकते हैं और कितना दूर लेके जा सकते हैं। ये वंडर वॉल्स इक्वेशन है, और ये आपको जान के बड़ी हैरत होगी, वंडर वॉल्स वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। सॉरी, हाँ जी, वॉन्ट हॉफ, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, वॉन्ट हॉफ जो है ना, ये पहला आदमी था जिसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था। खैर, मैं वंडर वॉल से कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा, ये देखिएगा जरा, अब लो प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है। देखें, प्रेशर बहुत कम कर दिया तो वॉल्यूम डेफिनेटली हाई हो गया। अब वॉल्यूम बहुत हाई कर दूं मैं, प्रेशर बहुत कम है, जब प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो ये फैक्टर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा मेरे पास, बहुत कम, निग्लिजिबल, इतना कम कि मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। और जब इग्नोर कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू तकरीबन 0 के बराबर हो जाएगी। फिर वॉल्यूम की स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है, और अगर उसका स्क्वायर हो जाए तो डेफिनेटली ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत बढ़ जाए तो आंसर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है अकॉर्डिंग टू मैथ रूल्स। तो मैं इसको भी तकरीबन 0 कर दूंगा, इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए ओवर बी। अब मुझे बनाना क्या है, पी वी ओवर आर टी, तो मैंने इधर भी आर टी से डिवाइड कर दिया, इधर भी आर टी से डिवाइड कर दिया, और इधर भी आर टी से डिवाइड कर दिया। तो ये आर टी कट गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इस फॉर्म की। अब जो इक्वेशन बनी है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन है, पीवी ओवर आर टी, इस फैक्टर को मैंने जेड कहा होगा, यानी उन्होंने बुक में जेड लिखा हुआ है इसको, 1 माइनस ए ओवर आर टी बी। इसका मतलब जब आप बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। ये देखें, यानी ये ग्राफ है जिसमें ये वैल्यू 1 है, तो आपने देखा होगा ग्राफ की पहले वैल्यू डाउन जा रही है और फिर बाद में अप जा रही है। तो अगर फर्ज करें मैंने यहां पर प्रेशर लिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर मैंने एक्स एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ है,
तो मैंने प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर दिया है, तो मेरी वैल्यू 1 से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी ये वैल्यू जो है ये इस 1 वाली वैल्यू से हमेशा ग्राफ डाउन की तरफ आएगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछा जा सकता है कि, या हमसे जब ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं वो, तो वो कह सकते हैं कि एट वेरी लो प्रेशर द गैस डेविएट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी ओवर आरटी, इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, डेविएट, ये पॉजिटिवली डेविएट करेगा कि नेगेटिवली डेविएट करेगा, तो यहां नेगेटिव डेविएशन होगी, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली उसको हमने वो इक्वेशन बता रही है कि आपके पास वैल्यू माइनस हो रही है। तो इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका जो थीम है हमने याद रखना है कि हाई लो प्रेशर के ऊपर ये हो जाएगा। अच्छा, इसी के रिवर्स में देखेंगे कि अगर हम चले जाते हैं हाई प्रेशर पे, सपोज, ओह माय गुडनेस, सपोज मैं हाई प्रेशर पे चला गया, तो अब आप यहां पर ये फैक्टर को जिनको इग्नोर करेंगे, तो आफ्टर द इग्नोरेंस ऑफ फैक्टर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 प्लस आ रही है। इसका मतलब हाई प्रेशर पे हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी अगर कंप्रेसिबिलिटी पूछा जाए, कंप्रेसिबिलिटी एट हाई प्रेशर, तो ये ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर लो प्रेशर की बात की जाए तो ये लेस देन 1 होगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है। और अगर मैं टेम्परेचर को बहुत हाई कर दूं, तो मैंने जैसे बताया था टेम्परेचर जितना हाई होता जाता है गैस आइडियल होती जाती है। देख लें, पीवी बराबर हो जाएगा, पीवी बराबर हो जाएगा आर टी के, जब आपके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिंपली पीवी और आर टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कई अटेम्प्ट ऐसी की गई हैं जिनमें उन्होंने 1000 डिग्री 1200 डिग्री इतना टेम्परेचर जब रखा है कई गैसेस के लिए, तो आपके पास तकरीबन जो वैल्यू है वो 0.999 0.998, तो इस तरह का फिर टेम्परेचर के जरिए उसकी कर्व निकालते हैं, और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और बाकी चीजें भी इससे निकलती हैं। अब ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो इस जनरल गैस इक्वेशन में एक चीज है, जो रियल गैस इक्वेशन है, सॉरी, इसमें एक चीज है, ये देखें, जो हमारे पास फैक्टर है ए एंड फैक्टर बी, मैं अगर इस फैक्टर ए को बनाऊं, P प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू ये। अगर यहां से मैं बात करूं ए की, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ए इफ एन स्केयर एंड वी स्केयर आर कांस्टेंट। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी, ये डिवाइड नहीं ना हो रहे, ए की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है और बी की वैल्यू भी इसे मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ए और बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आपके पास देखें, यहां पर बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा, यहां पर बढ़ेगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा आइडियल प्रेशर कभी भी उस प्रेशर के बराबर नहीं है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस केस में। तो यहां याद रखना है कि जब आइडियल प्रेशर उस प्रेशर के बराबर नहीं है, तो ए और बी की वैल्यू बढ़ने से आपकी गैस नॉन आइडियल होती है, और ए और बी के कम होने से आपकी गैस जो है वो आइडियल होती चली जाती है। For low value of P, A and B, and for high value. तो for low values of A and B show ideal behavior, high value of A and B show non-ideal behavior. Now the distribution of molecular velocities के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन की जो ऊपर हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं, अपनी तरह से तो मैंने इसको बड़ा कंपाइल करके और कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलें जी, जी सजाद भाई। सर मेरा पहला क्वेश्चन है जो डेविएशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जी जी, उसमें हम जो ग्राफ बनाते हैं, अक्सर बच्चे भी पूछते हैं, जी जी, वो CO2 वो कहते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन शो करते हैं, जैसे ग्राफ में बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम ए और बी के लिहाज से देखें, ए और बी वैल्यू देखें, तो जी वो जी, कहते हैं पोलर गैसेस का जो हाँ ए जी, हाँ और जी। बी की वैल्यू लार्ज है, एक्चुअली तो पोलर गैसेस में सिर्फ एक पोलैरिटी तो बेस नहीं करती, पोलैरिटी के अलावा एक चीज जो बेस करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का साइज है। जैसे अमोनिया भी पोलर है, अब इसका टोटल जो साइज है, इसका मॉलिक्यूलर मैस है 17। हम साइज को अक्सर कह देते होते हैं कि हम मोलर मैस से रिलेट कर लेते हैं, जिसका मोलर मैस कम है उसका साइज थोड़ा कम है, मोलर मैस ज्यादा है, जनरली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं होता। अब कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है।
अब इसकी गैस का जो एक्सपैंड है, यानी ये बहुत ज्यादा बड़ी गैस है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करूं, तो जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी डेविएशन भी उतनी ज्यादा आएगी, उसकी जो हम कह रहे हैं उसमें पोलराइजेशन भी उतनी ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो ये एक बात है जिसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ डिस्कस करते हैं, नाइट्रोजन को उससे थोड़ा कम है, बाकी भी गैसेज हैं। वैसे तो ये वाला एंटी टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों से करते होते हैं, या बच्चा हमसे करता है मोस्टली, अदरवाइज तो जो सिंपल बात है वो उनको क्लियर हो जाता है। फिर भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने डिस्कस की है, कि बिल्कुल उसकी सिर्फ पोलैरिटी मैटर नहीं करती, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल भी मैटर करता है, क्योंकि उसके दरमियान लंदन फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, और ये लंदन फोर्सेस जो है ये काफी एक्टिव फोर्सेस कहलाती हैं। सही है जी और सर उसके बाद सर के जो टेबल बना हुआ है ना ए और बी वैल्यू का, जी जी वहां पर सीएल की जो है ना ए और बी की वैल्यू लार्ज है, SO2 की कम है। जी, Cl2 की बात कर रहे होंगे ना आप? जी सीएल 35 एंड 35 70 हो गया ऑलमोस्ट। सही है। इस और वजह SO2 से का देखें, SO2 आ गया ना हमारे पास, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन। अच्छा सर, ये हमारे पास लीनियर नॉन पोलर गैस है और ये पोलैरिटी बेस्ड गैस है O2। सही है। जी, ऑक्सीजन का भी इसी वजह 32, से तो ये 64 आ गया। Cl2 का ज्यादा। एग्जैक्टली सही है। और सर एक और क्वेश्चन है कि जो हम वो जैसे वेसल बनी पड़ी है ना, जी जी वेसल में वो लिखते हैं हाईली कंप्रेस्ड स्टेट दिखा रहे थे, वो हमारे पास बी है, बी हाँ जी, ब्लैक है। हाईली कंप्रेस्ड वो स्टेट। वॉल्यूम होगा जो मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल नहीं होगा, अदर मॉलिक्यूल के लिए। जी, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एक्चुअली रिटार्ड हो रही है ना, हम फ्री मॉलिक्यूलर मोशन की बात क्यों कर रहे हैं, कि भाई एक मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम में फ्रीली मूव कर सकता है। तो अगर तो हमारे पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो तो हम गैसेस के ओरिजिनल वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत कम वॉल्यूम हो जाए तो फिर उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सही है, ठीक है। जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। जी एक मिनट, जी एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सर मेरा नेट कनेक्शन था तो मुझे पता नहीं ये लेक्चर एंड हो गया, क्वेश्चन करना था। हाँ हाँ, क्वेश्चन ये एंड नहीं अभी चल हुआ, रहा है। मैं अभी आगे करवा रहा हूँ। मैंने सिर्फ कहा था कि नॉन आइडियल या आइडियल बिहेवियर्स के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, जो मैंने अभी सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो उसके हवाले से था। आगे हम जा रहे हैं उसके ऊपर, जो मैक्सवेल जो वेलोसिटीज डिस्ट्रीब्यूशन है। चले वो कर ले, फिर मैं कर लेता हूँ बाद में। चलिए ठीक है, ओके जी। तो हेलो जी, इसमें मोलेकुलर वेलोसिटीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन आ गई वो है प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन। अब ये इक्वेशन है, डेफिनेटली इस इक्वेशन को हम लोग सारा तो याद, मतलब हल्का फुल्का सा हमें रट्टा ही लगाना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा। सिर्फ ये है कि एक मिनट, अकमल का कोई क्वेश्चन है जी? ओके ओके, लेट मी कंप्लीट दिस वन। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन कर रहे हैं, और हम प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन कर रहे हैं इसको लेके। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मॉलिक्यूल को कहां पर फाइंड किया जा सकता है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है सी से, उसमें कुछ एडिशन हो गया है चेंज इन सी का। अब जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम उसके अंदर एक डिफरेंशियल ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास C प्लस डी सी, यानी उसकी जब आपने वेलोसिटी स्पीड चेंज कर दी, C थी पहले और आपने उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। किस वजह से बढ़ती है? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब हमारे पास जो उसकी वेलोसिटीज पे इफेक्ट है वो क्या आएगा? तो देखें, पहले इतने मॉलिक्यूल, यानी ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इतने एरिया को हम सिर्फ कंसीडर करेंगे। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो मेरे पास देखें एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ बढ़ता जाएगा। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये देखिए। और जब टेम्परेचर 100 पे चला गया तो एरिया और बढ़ गया। इट मींस कि ग्राफ जो पहले स्टीपर था वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है, पहले कम मॉलिक्यूल्स उसके अंदर थे, फिर उससे ज्यादा हुए और फिर उससे ज्यादा होते चले गए।
यानी पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो जिस तरह आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ती चली जाएगी। पहले 1000 मॉलिक्यूल्स की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो थी, फिर 2000 की वो होगी, और फिर 3000 की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो हो जाएगी। तो ये आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से बढ़ने से एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है। ये इसका एक पॉइंट है जो हम इसमें याद रखेंगे। अच्छा जी, ये हमारा इसके बाद कंप्लीट था। ये उस दिन मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे सारे, आप इस एमसीक्यूज को एक बार पढ़ लीजिएगा, और एफएससी के भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए थे, साथ ही हैं इसके, इनके सॉल्यूशंस भी हैं, क्योंकि मोस्टली वो एमसीक्यूज इसी तरह के पूछ लेता होता है। अब देखिए ना, यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात है, तो हमने मोलर मैस के अकॉर्डिंग देख लेना, जिसका मोलर मैस कम है उसकी डिफ्यूजन कम है। फिर मोलर मैस और साथ उसके पोलैरिटी भी देखते हैं, अगर मोलर मैस सेम सा आ रहा हो तो फिर पोलैरिटी को भी देखेंगे। तो ये देख लें, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से आप सबसे पहले देखें पोलर गैस कौन सी है, अमोनिया इज अ पोलर गैस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, फिर क्लोरीन आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये फैक्टर्स है। आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला ना कि हम लोग कोई एक्स्ट्रा सेशन विदाउट आउट ऑफ द रेंज ऑफ दीज लेक्चर्स, अगर कोई टाइम रेंज हो चुका है, ये नहीं कि उसमें कोई सबकी कंपल्शन होगी। मैंने एक बुक निकाली थी, बड़ी मजे की बुक है वो, तो उसके अंदर से ना काफी इसके जो 50-60 एमसीक्यूज थे ना, वो मैं सोच रहा था कि इकट्ठे बैठ के हल करेंगे, तो उससे काफी इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। बाकी आप इसको कीजिएगा। मैंने इसके बाद आप लोगों से ना एक और लेक्चर शेयर करना है आज का, क्योंकि हमारा वो लेक्चर था और उसकी बिल्कुल जर्नल चीजें हैं थोड़ी सी, जो आप लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जी, ये लिक्विड्स का पोर्शन मैंने डिस्कस करना था, एक्चुअली ये पोर्शन हमारा आज का था, और कल इंशाल्लाह ताला लिक्विड्स और सॉलिड्स को खत्म कर देंगे। सिंपल सी चीजें हैं इसके अंदर। मैं फिर इंशाल्लाह ताला कोई क्वेश्चन होगा तो आप काइंडली मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा या ग्रुप में भी पूछ लीजिएगा। मैं ये लेक्चर जरा थोड़ा सा 9-6 मिनट रह गए हैं, तो ये जितना हो सकता है उतना करवा देता हूँ। 12:30 हो चुके हैं। वेरी सॉरी कि आप लोगों को मैंने तकलीफ दी। अकमल, मैं आपसे ना थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला डिस्कस करता हूँ। वेरी सॉरी, आपको मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ना मैं ये लेक्चर थोड़ा सा वाइंड अप कर लूँ। ओके, लिक्विड्स के बारे में जी बात आती है, सबसे पहले आती है एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। एडिटिव प्रॉपर्टीज हम लोग याद रखेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होती, इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, और ये प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं होने वाली होती हैं। जैसे आपके पास मास ऑफ एटम कभी चेंज नहीं होता, वेट ऑफ एटम कभी चेंज नहीं होता, उसकी मोलेकुलर हीट चेंज नहीं होती, रेडियो एक्टिविटीज प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। तो ये आपके पास वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि सारी की सारी किसमें आ जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टीज में। देन आती है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, एडिटिव डिपेंड करती है फंडामेंटल्स के ऊपर, वो कभी चेंज नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है, एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो वो चेंज होती जाएंगी। और ये उनके नंबर पे डिपेंड नहीं करती हैं, डिपेंड करती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जैसे वेपर प्रेशर है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन, डायपोल मूवमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल एक्टिविटीज। आप देख सकते हैं कि आपने एक पेंसिल को ग्लास में डाल दिया जिसके अंदर पानी मौजूद है, तो आप देखेंगे कि इसकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी चेंज होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जैसे मैंने, ये वाटर है, तो अगर मैं उसको इस एंगल से देख रहा हूँ जिस एंगल से मैं बना रहा हूं, तो मुझे पेंसिल जो है वो यहां से यूं आती नजर आएगी और यहां से मुझे यूं कटी हुई नजर आएगी इसके अंदर। तो वो जो कटी हुई नजर आ रही है एक्चुअली क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा देखने का जो एंगल है, ये आंख है, यहां से मैं इसको देख रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल ऊपर से आके देखूंगा फ्रॉम दिस साइड, तो मुझे ये सीधी नजर आएगी, मुझे ये कटी हुई नजर नहीं आएगी। तो ये एक्चुअली आपके पास उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, जो अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जिसको आप एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर भी कहते हैं, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड होती है। तो ये उसके अंदर चली जाती है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। देन एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज मिक्सचर है, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया जा सकता है अरेंजमेंट्स के जरिए। इसमें हमारी वैल्यूज पैराकोर, रियोकोर, पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल आ जाती है, कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, लेट्स सपोज एक ट्रांस अल्केन है आपके पास, तो ये पोलर नहीं है, लेकिन अगर मैं अरेंजमेंट चेंज कर दूं, मैं इसको सिस पोजीशन में ले जाऊं, ठीक है, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये अब एक डायपोल मूवमेंट आ जाएगा, इसमें पोलर होगा, ये पोलराइज नहीं होगा। तो आपके पास जब किसी चीज में एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऐड की जाती है अपनी तरफ से, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से उसको चेंज कर रहे हैं, वगैरह वगैरह।
और इसके बाद आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ये नेचर और स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके नाम है चैप्टर सॉल्यूशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको अबिलियोस्कोपी एंड क्रायोस्कोपी कहा जाता है, देन ऑस्मोसिस भी आ जाता है इसके अंदर वगैरह वगैरह। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन आप लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि नेट फोर्स ऑन द सरफेस कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि एक सेंटर में जो मॉलिक्यूल है उसको हर तरफ से डायरेक्ट फोर्स मिल रही है, लेकिन जो ये मॉलिक्यूल है इसको नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं मिलती है। तो क्योंकि इसकी नेट फोर्स जीरो नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि ये इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुल हो रहा होता है, ऊपर की तरफ जो बैलेंसिंग फोर्स है वो बराबर नहीं होती। याद रखिएगा सरफेस टेंशन में इनवर्ड फोर्स होती है, ऑपोजिट ये जो फोर्स है ये बैलेंस नहीं होती। ये तो दोनों बैलेंस है साइडों वाली, लेकिन इनवर्ड और आउटवर्ड जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इनवर्ड डायरेक्शन है। एंड सरफेस बिहेव टेंशन, उसके अंदर एक तनाव आ जाता है, और फिर हम कहते हैं कि ये फोर्स कर रही है अलोंग सरफेस एट 90 डिग्री 1 मीटर लेंथ। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होंगी, तो याद करने के लिए कर लीजिएगा। और इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट कोई भी नहीं है, न्यूटन मीटर है या डाइंस पर मीटर पर सेंटीमीटर है। और न्यूटन, अगर मैं न्यूटन मीटर लूं तो फिर ये मुझे करना पड़ेगा जूल में, तो न्यूटन को मल्टीप्लाई भी करूंगा मीटर से, डिवाइड भी करूंगा मीटर से, न्यूटन मीटर जूल हो गया। और ये भी पर मीटर है और नीचे भी मीटर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आके ये मीटर -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस पे क्या है देखिए जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, सीधी सी बात है, सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगी बाय द डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलिकुलर वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन कम होती है। ठीक है, ये मोल्टन मेटल्स के अंदर भी इसको देखा जा सकता है। सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, जितनी ज्यादा डेंसर चीज होगी उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। पानी देख लें, शहद देख लें, मोबाइल ऑयल वगैरह देख लें, तो इसमें तीनों में आप लोग जानते हैं। तो इसके अलावा जो टेम्परेचर है और क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये फैक्टर्स ही पूछता है, वो आप लोगों से या हमसे पूछेगा जब पूछेगा। कैपिलरी एक्शन क्या चीज है? कैपिलरी एक्शन आप जानते हैं, जाइलम और जाइलम के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू हो रही होती है बिटवीन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो एडहेसिव फोर्सेस अगर ग्रेटर होंगी कोहेसिव फोर्सेस से, अगर कोहेसिव और एडहेसिव का कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं है तो याद रखिएगा, ये वाटर की लेयर है ना, तो वाटर की लेयर के अपने दरमियान बिटवीन द सेम लेयर्स ये कोहेसिव फोर्स होगी, और जो इसकी बाउंड्री है यानी बॉर्डर के साथ है, तो डिफरेंट टाइप में जो चीजें हैं वो एडहेसिव्स है। जैसे आपकी स्मथ बॉन्ड एक एडहेसिव का काम करती है, तो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस जो है वो, अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा होगी तो तभी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचेगी। ये इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट था एक इसके अंदर याद करने वाला, डिस्कस करने वाला। ओके, इसके बाद जी आ जाती है इंटरफेशियल टेंशन। सरफेस टेंशन एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। आपने ऑयल देखा होगा, हमारे पास एक वो लेयर होती है, तरी सी बन जाती है, किसी चीज के ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है। तो ऑयल की जो लेयर आ रही है, तो इसके दरमियान यानी फर्ज कर लेंगे दो मेरे पास लिक्विड है, इमिसिबल या पार्शियली मिसिबल, तो ये जो लेयर आ रही है ना इसके ऊपर, इसको इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं, जो इस लेयर के ऊपर बन रही है। और इसके बाद सरफेस एक्टिंग जो एजेंट्स है मेरे पास, उनमें सब्सटेंस लोअर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, वो चीज जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जैसे सोप कम करता है, इथाइल अल्कोहल कम करती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को कम करेगी, वो सरफेस टेंशन को भी कम कर देगी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट ऑफ सरफेस